हेलो हेलो गुड इवनिंग। आप सभी को मेरा नमस्कार। आज हम पढ़ने वाले हैं छत्तीसगढ़ के अंतर्गत सभी जिलों का निर्माण। तो आज जिलों के निर्माण के क्रम को मैं स्टार्ट करूंगा कि जब ब्रिटिश प्रशासन के द्वारा यहाँ पर विकेंद्रीकरण की नीति अपनाई जाएगी और जिलों का निर्माण किया जाएगा, वहाँ से लेके वर्तमान जो हमारे छत्तीसगढ़ में 33 जिले हैं, उन चीज़ों को मैं पूरी तरह डिटेल आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। तो स्टार्ट करते हैं आज छत्तीसगढ़ में जिलों का निर्माण का क्रम। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो ये जो है छत्तीसगढ़ का मैप है। इस छत्तीसगढ़ के मैप की बात करें तो जब ब्रिटिशर्स यहां पर शासन कर रहे थे तो उनके द्वारा इस छत्तीसगढ़ प्रांत को उन्होंने 3 भागों में बांटा था। ठीक, तो प्रशासनिक विकेंद्रीकरण की बात करें, प्रशासनिक विकेंद्रीकरण तो 3 भागों में प्रशासनिक विकेंद्रीकरण था। पहला विकेंद्रीकरण जो किया गया था ब्रिटिश प्रांत, दूसरा विकेंद्रीकरण किया गया था देसी रियासत, और तीसरा विकेंद्रीकरण किया गया था कमिश्नरी क्षेत्र। तो भारतीय, ऐसे तो हम छत्तीसगढ़ के बारे में पढ़ रहे हैं, तो छत्तीसगढ़ के हिसाब से मैं आपको बताना चाहूंगा कि ब्रिटिश प्रांत की बात करें तो हमारे यहां ब्रिटिश प्रांत छत्तीसगढ़ में उन क्षेत्रों को कहा जाता था जहां पर अंग्रेजों के द्वारा प्रत्यक्ष तौर पर शासन व्यवस्था जो है वह संचालित किया जाता था। ठीक है, अर्थात अंग्रेजों का प्रत्यक्ष नियंत्रण जहां पर था वो ब्रिटिश प्रांत के अंतर्गत आता था। देसी रियासत जो था, ऐसे रियासत मतलब जब हमारे यहाँ बहुत सारे राजवंशों के द्वारा शासन किया गया था, परंतु मराठों के आक्रमण के बाद इसको 27 परगनों में बांट दिया गया, और वही 27 परगनों के बाद अंग्रेजों ने उसको और सरल करके छोटे छोटे जमींदारियों में उसको विभक्त किया। जो छोटे छोटे जो जमींदारी थे उनको इग्नोर करके बड़े बड़े जमींदारियों को देसी रियासत का दर्जा दिया गया। तो ऐसा बोलते हैं कि उस समय छत्तीसगढ़ में 27 प्रकार की जमींदारियां थी, 27 जमींदारियां थी, जिसमें से 14 जमींदारी व्यवस्था को उन्होंने देसी रियासत का दर्जा दिया, तो उसके वो कहलाता है देसी रियासत। नेक्स्ट है कमिश्नरी क्षेत्र। तो कमिश्नरी क्षेत्र अर्थात अंग्रेजों के द्वारा किसी विशेष पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को फोकस करने के लिए विशेष बोला जाए कि वर्तमान परिप्रेक्ष्य की बात करें तो केंद्र शासित प्रदेश जो थे वो कमिश्नरी क्षेत्र के अंतर्गत आते थे, जो कि छत्तीसगढ़ में किसी भी प्रकार से संबंध नहीं रखते हैं। इसलिए हमको कमिश्नरी क्षेत्र पढ़ना नहीं है, हमको सिर्फ पढ़ना है ब्रिटिश प्रांत और देसी रियासत। और यही आगे चलकर आपको मैं सीधे जिलों के निर्माण को स्टार्ट करूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं तो 1862 में, याद रखेंगे 1862 में छत्तीसगढ़ में 9 देसी रियासतें हुआ करती थी। अर्थात बोल सकते हैं कि छोटी छोटी जो मतलब जो जमींदारी थी और जहां पर अंग्रेजों को लगता था कि अगर हम इसको देसी रियासत का दर्जा दे दे तो वह देसी रियासत काफी ज्यादा हमारे लिए लाभप्रद होगा, इसलिए 1862 में छत्तीसगढ़ में 9 देसी रियासतों को मतलब 9 जमींदारियों को देसी रियासत बना दिया गया। तो कौन कौन सी जमींदारी थी उस पर हम बात करेंगे। तो सबसे पहला जो जमींदारी व्यवस्था के अंतर्गत जिसको शामिल किया गया था और उनको देसी रियासत का दर्जा दे दिया गया था, तो सबसे पहले बस्तर उस समय सबसे बड़ा देसी रियासत था। उसके ऊपर में कांकेर, ये देसी रियासत था। फिर हम ऊपर जाते हैं तो नांदगांव, जिसको राजनांदगांव बोलते हैं। राजनांदगांव के ऊपर जाएंगे तो खैरागढ़, खैरागढ़ के साइड में जाएंगे छुई खदान, और छुई खदान के ऊपर में है कवर्धा। तो इस प्रकार से मैकल श्रेणी में ये 4 जमींदारी व्यवस्था जो थी वह संचालित होती थी। उसके बाद बिलासपुर संभाग की बात करें तो ये जो क्षेत्र था वो रायगढ़ के जस्ट नीचे है सारंगढ़, और
रायगढ़ के साइड में जो जांजगीर चांपा के अंतर्गत जो अभी नया जिला बना वो है सक्ती। तो इस प्रकार बिलासपुर संभाग में 3 देसी रियासतें हुआ करती थी, बस्तर संभाग में 2 देसी रियासतें हुआ करती थी और दुर्ग संभाग में ये 4 देसी रियासतें हुआ करती थी। तो 4 2 6 6 3 9, तो 9 देसी रियासतें कब बनाई गई? तो 1862 को 9 देसी रियासतों का उद्भव कर दिया गया। उसके बाद आगे विकेंद्रीकरण की बात करें तो आपको पता है 1905 में बंगाल विभाजन हुआ और बंगाल जो है वह 3 राज्यों से मिलकर बना, जिसमें पहला असम, दूसरा बिहार और तीसरा ओडिशा। ये 3 राज्य मिलकर क्या बने? आपके बंगाल बने। उसी के अंतर्गत हमारे यहां भी, हमारे क्षेत्र के मतलब हमारे क्षेत्र में भी देसी रियासत, ऐसे देसी रियासत जो हिंदी भाषी नहीं थे, जो ओडिया, बांग्ला या दूसरे भाषा से संबंधित थे, उन देसी रियासतों को संबलपुर अर्थात बंगाल को दे दिया गया और तमाम में तो उड़ीसा के भाग हैं। परंतु ऐसे देसी रियासत जो हिंदी भाषी थे और हिंदी भाषी होने के साथ साथ वहां पर प्रशासनिक व्यवस्था पूरी तरह हिंदी भाषा के मतलब हिंदी भाषा में होती थी, तो उन देसी रियासतों को भारत मतलब छत्तीसगढ़ का हिस्सा बना दिया गया। तो कौन कौन सा था? तो सबसे पहले अगर हम देखेंगे तो ऊपर में है कोरिया देसी रियासत, फिर वहीं पर है चांग बखार देसी रियासत, सबसे बड़ा इस देसी रियासत में है सरगुजा, ठीक। फिर उसके बाद बात करूं तो जसपुर देसी रियासत और सरगुजा और रायगढ़ के बीच वाला भाग जो रायगढ़ का भी वर्तमान वाला हिस्सा है वो है उदयपुर देसी रियासत। इस प्रकार 5 देसी रियासतों का विलयकरण कब किया गया? तो 1906 में 5 देसी रियासतों का विलयकरण कर दिया गया, अर्थात 9 और 5 कितने देसी रियासत हुए? 14 देसी रियासत हुए। तो इन 14 देसी रियासतों का विलयकरण मतलब 14 देसी रियासत जो थे उनको एक प्रकार से भारतीय प्रशासनिक मतलब ब्रिटिश प्रशासनिक विकेंद्रीकरण के अंतर्गत इनको देसी रियासत का दर्जा दिया गया और अप्रत्यक्ष तौर पर शासन की मतलब शासन व्यवस्था की शुरुआत की गई। यहां तक मेरे ख्याल से आपको क्लियर हो गया होगा। फिर हम आगे बढ़ते हैं। अब यहां से जिलों का निर्माण स्टार्ट होगा। मैं आपको बताया था कि छत्तीसगढ़ में प्रशासनिक विकेंद्रीकरण जो है वो 2 भागों में हुआ था। तो 2 भाग हुआ था, एक देसी रियासत और एक ब्रिटिश प्रांत। तो कौन कौन सा क्षेत्र बच गया? तो ये वाला क्षेत्र जो था वो बस्तर और ये ऊपर वाला कांकेर, मैकल श्रेणी वाला भाग ये पूरा देसी रियासतों के अंतर्गत था। वैसे ही ये वाला जो पूरा भाग था ये भी देसी रियासत के अंतर्गत था। तो ये जो बीच का जो भाग था वही आपका क्या बनेगा? ये ब्रिटिश प्रांत होगा। ये जो बीच का जो भाग है यही क्या बनता है? ब्रिटिश प्रांत बनता है। यहीं पर प्रशासनिक विकेंद्रीकरण की शुरुआत होगी, ठीक। चलिए अब इसी को मैं आगे बताता हूं। तो सबसे पहले जिलों के निर्माण के क्रम की मैं बात करूं तो सबसे पहले जिलों का निर्माण होगा 1861 में। 1861 में 2 जिले बनाए जाएंगे। ऐसे तो 3 जिले बनाए जाते हैं, परंतु छत्तीसगढ़ से संबंधित 2 जिले बनाए जाते हैं। छत्तीसगढ़ का जो ऊपरी हिस्सा होता है उसको बनाया जाता है बिलासपुर और जो नीचे वाला हिस्सा होता है उसको बनाया जाता है रायपुर। इस प्रकार 1861 में छत्तीसगढ़ से संबंधित 2 जिले बनेंगे। एक है बिलासपुर और दूसरा रायपुर। तो 2 जिले कब बने? 1861 में, ठीक है। उसके बाद भारत मतलब धीरे धीरे विकेंद्रीकरण की शुरुआत होगी और अंग्रेज चाहेंगे कि बहुत सरलता से यहां पर प्रशासन की व्यवस्था जो है संचालित हो। तो 1905 के बाद से हमारे यहां विद्रोह की स्थिति हो जाती है और ऐसे जगह विद्रोह जो है वह मतलब विद्रोह को कुचलने के लिए ब्रिटिश सरकार काफी अपने विकेंद्रीकरण करते हैं, जिसमें 1906 में एक विकेंद्रीकरण होता है जिसमें रायपुर को 2 भागों में बांट दिया जाता है और बना दिया जाता है दुर्ग।
तो रायपुर को दो भागों में यहां पर बांट दिया गया और ये वाला हिस्सा हो गया दुर्ग। तो इस प्रकार से आजादी के पहले हमारे छत्तीसगढ़ में, आजादी के पहले हमारे छत्तीसगढ़ में कुल 3 जिले हुआ करते थे, एक बिलासपुर, दूसरा रायपुर, तीसरा दुर्ग। तो ये 3 जिले जो थे वो आजादी के बाद तक थे। परंतु आपको पता है कि 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद होगा। आजादी के बाद माउंटबेटन नीति लाई जाएगी, जिसके अंतर्गत ये जो देसी रियासतें हैं उनको बोला जाएगा कि आप चाहो तो पाकिस्तान के साथ मिलो या भारत के साथ मिलो, बट आप स्वतंत्र नहीं हो सकते हैं। तो उनकी परिस्थिति के अनुकूल ये देसी रियासतें चाहती थी कि हम भारत का हिस्सा ना बने, हमारा स्वतंत्र शासन व्यवस्था संचालित हो। परंतु सरदार वल्लभ भाई पटेल और यहाँ के जितने भी महापुरुष थे उनकी रणनीति कारगर हुई और इन देसी रियासतों का विलयकरण कर दिया गया। आपको यह जानकारी होगी कि पूरे भारत में लगभग 562 देसी रियासतें हुआ करती थी, जिसमें 1 जनवरी 1948 तक जो है 559 देसी रियासत जो थे वो भारत संघ में शामिल हो गए थे। परंतु 3 देसी रियासतें जो हुआ करती थी वो भारत संघ में शामिल नहीं थी। ठीक, कौन कौन सा? तो जम्मू कश्मीर देसी रियासत, दूसरा जूनागढ़ देसी रियासत और तीसरा हैदराबाद देसी रियासत। ठीक है, ये शामिल नहीं हुई। आपको मैं एक बात और बताना चाहूंगा, ये जो बस्तर देसी रियासत है, ये बस्तर देसी रियासत जो है वह भारत संघ में शामिल नहीं होना चाहता था। ये जो है हैदराबाद देसी रियासत के साथ संघ में शामिल होना चाहता था। परंतु हमारे यहाँ पंडित रविशंकर शुक्ल जी की रणनीति बहुत ही ज्यादा कारगर साबित हुई और बस्तर जो है भारत संघ में शामिल हो गया। तो 1 जनवरी 1948 तक छत्तीसगढ़ के जो 14 देसी रियासतें हुआ करती थी ये सारी की सारी किसमें शामिल हो गई? भारत संघ में शामिल हो गई। तो इसके बाद की स्थिति जो है वह मैं आगे आपको बतलाऊंगा। क्या हो रहा है भाई?